मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, यदि बिहार शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर मित्रों ए स्टेट फेज 3 के मित्रों म्यूजिक के क्षेत्र में मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, यह चैनल साथियों अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, बताते चलें कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक का क्लास लिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपका तैयारी बहुत बेहतरीन तरीका से चल रहा होगा। उसी तैयारी में साथियों और चारों चांद लगाने के लिए आज के पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आचार्य बृहस्पति द्वारा निर्मित वाद्य कौन सा है? फट से मित्र बताइए, आचार्य बृहस्पति द्वारा निर्मित वाद्य कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि आचार्य बृहस्पति द्वारा निर्मित वाद्य इनमें से कौन सा है। श्रुति दर्पण, मत कोकिला बिना, घोंसा बिना या एक तंत्री बिना। साथियों, फट से बताइए कि चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। चारों ऑप्शन में से मित्रों कोई एक ऑप्शन आपका सही है। आपको कमेंट्स में जरूर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आचार्य बृहस्पति द्वारा निर्मित वाद्य इनमें से कौन सा है? तो श्रुति दर्पण है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और माइंड को स्टैंड कर करके, माइंड को शांत कर करके आंसर जरूर दिया कीजिए। सादरावाद का आविष्कार किसने किया? ए में गुरु रामदास, बी में गुरु नानक, सी में अकबर, डी में आपका भरत साहब। साथियों, फट से बताइए कि सादरावाद का आविष्कार किसने किया? तो 3 नंबर प्रश्न का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। आप जरूर बताइए कि सादरावाद का आविष्कार किसने किया। साथियों, बताते चलें कि सादरावाद का जो मित्रों आविष्कार किया गया है वह है गुरु रामदास। कौन है? गुरु रामदास। एपल आंसर हमारा सही है। मित्रों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और जितने भी हमारे मित्र और हमारे साथ क्लास को ज्वाइन किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे अपने स्टडी ग्रुप में साथियों जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग निरंतर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। हारमोनियम का आविष्कार कब हुआ? बहुत ही मित्रों बेहतरीन प्रश्न हमारा है कि हारमोनियम का आविष्कार कब हुआ। ए में आपको 1830 है, बी में 1750 है, सी में 1840 है, डी में आपका 1780 है। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है कि हारमोनियम का आविष्कार कब हुआ। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा। हारमोनियम का जो मित्रों आविष्कार हुआ है वो आपको 1840 ईस्वी में हुआ है। 1840 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। ऐसे 2 वाद्यों का नाम बताइए जिनका फिल्म संगीत में अधिक प्रयोग होता है। मित्रों, फट से बताइए, ऐसे 2 वाद्यों का नाम बताएं जिनका फिल्म संगीत में अधिक प्रयोग होता है। ए में आपका तबला और ढोलक है, बी में बांसुरी और क्लारनेट है, सी में मंजीरा और खंजरी है, डी में आपको मृदंग और सितार है। साथियों, बताइए, ऐसे 2 वाद्य का नाम आपको बताना है जिसका प्रयोग फिल्म संगीत में मित्रों सबसे अधिक होता है। ऐसे फिल्म संगीत में तो बहुत सारे वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, परंतु 2 ऐसे आपको वाद्य हैं जिनका प्रयोग अधिकतम जैसे फिल्म संगीत में किया जाता है। तो मित्रों, तबला और ढोलक हर जगह इसका प्रयोग है। ठीक है, यहाँ तक कि डायलॉग का भी यदि मित्रों कंपोज किया जाता तो वहां पर भी तबला का थोड़ा सा टोन छोड़ा जाता है ताकि यदि डायलॉग बोलते समय यदि कुछ गड़बड़ हो गया हो तो तबला या ढोलक की आवाज के माध्यम से उसको झंकार बना दिया जाता है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, हारमोनियम का आविष्कार किसने किया? अभी कुछ देर पहले था कि हारमोनियम का आविष्कार कब हुआ, तो क्या टिकट था? 1840 था। परंतु अभी हम लोग को जानना है कि हारमोनियम का आविष्कार किसने किया। ए में वाक साहब, बी में रॉबर्ट सुमैन, सी में अलेक्जेंडर फैक्स डिवेड है, डी में आपको मोटसार्ट है। साथियों, बताइए कि हारमोनियम का आविष्कार किसने किया। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। हारमोनियम का आविष्कारक जो है मित्रों अलेक्जेंडर फैक्स डिवेड साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है,
अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। मोहन बीना किससे विकसित है? फट से मित्रों बताइए, मोहन बीना किससे विकसित है? ए में आपका गिटार है, बी में सितार है, सी में आपका जल तरंग है, डी में आपका बीना है। साथियों बताइए कि मोहन बीना किससे विकसित है? मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मोहन बीना। मित्रों कौन से वाद्य यंत्र से इसका डेवलपमेंट किया गया है, विस्तार किया गया, विकसित किया गया है? मित्रों आप जरूर बताइए कि मोहन बीना का जो मित्रों विकास हुआ है वो आपको गिटार से हुआ है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, मृदंग हाथ में लिया हुआ नर्तक किस शैली में है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, ध्यान दीजिएगा कि मृदंग हाथ में लिया हुआ नर्तक किस शैली में है? ए में आपका ओडिसी है, बी में कथकली है, सी में भारतनाट्यम है और डी में आपका मणिपुरी है। मित्रों फट से बताइए कि मृदंग हाथ में लिया हुआ नर्तक किस शैली में है? तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा। यह मित्रों आपका चारों ऑप्शन अवेलेबल करा दिया गया है। आप जरूर बताइए कि मृदंग हाथ में लिया हुआ नर्तक किस शैली में है। थोड़ा सा वक्त आपको देंगे ताकि आप सोच समझ करके कमेंट्स में आंसर डाल सकें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ओडिसी। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। नहीं, अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, संगीत परिजात ग्रंथ में पटह का अर्थ क्या है? मित्रों बताइए कि संगीत परिजात ग्रंथ में पटह का अर्थ क्या है? आपको मित्रों कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि संगीत परिजात ग्रंथ में पटह का अर्थ क्या है। ए में आपका मंजीरा है, बी में ढोलक है, सी में मृदंग है, डी में आपका वीणा है। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए ताकि साथियों प्रत्येक आपके द्वारा बताए हुए कमेंट्स पर मित्रों हम ध्यान रख सकें और आपके एक्टिविटी को मित्रों हम ध्यान दे सके कि आप कितना एक्टिव हैं और कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही आ रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ढोलक। मित्रों आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा और आपको हमारे साथ प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत है। प्रश्न हमारा मित्रों केयर कीजिएगा कि बो या गज का प्रयोग किस वाद्य में होता है? ए में आपका मित्रों वायलिन है, बी में गिटार है, सी में सितार है, डी में आपका ढोलक है। मित्रों फट से बताइए कि बो या गज का प्रयोग मित्रों किस वाद्य में होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है और मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि बो या गज का जो मित्रों प्रयोग होता है किस वाद्य यंत्र में होता है। मित्रों बताते चले कि बो या गज का जो मित्रों प्रयोग होता है वो आपको वायलिन में होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। नहीं, एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, साज चंद्र सारंग का आविष्कार करता कौन है? साज चंद्र सारंग का आविष्कार करता कौन है? ए में आपका मित्रों उस्ताद अल्लाह रखा खां है, बी में उस्ताद अलाउद्दीन खां है, सी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, डी में आपका अमजद अली खां है। मित्रों फट से बताइए कि साज चंद्र सारंग का आविष्कार करता कौन है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि साज चंद्र सारंग का आविष्कार करता कौन है। मित्रों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है। यदि आप साथियों कमेंट से आंसर देना शुरू कर देते हैं, गलती होने से आपको डरने की जरूरी नहीं है। इतना याद रखें, गलती उसी से हो सकता है जिसमें सुधारने की क्षमता हो। जो शेर हो, गिद्दड़ और कायरता जिसमें भरा हुआ है वो कभी उससे कभी गलती होगा ही नहीं, क्योंकि वह कभी कमेंट्स में आंसर देगा ही नहीं। तो साज चंद्र सारंग का आविष्कार करता उस्ताद अलाउद्दीन खां है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, सरोद सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि सरोद सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है। ये मित्रों उस्ताद अमजद अली खां है, बी में उस्ताद आमिर खां, सी में पंडित रविशंकर, डी में आपका उस्ताद विलायत खां। मित्रों आप फट से बताइए कि सरोद सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है। मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, चारों ऑप्शन का नाम भी आपको जिक्र कर चुके हैं।
अतः बताइए कि सर्वोच्च सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है। मित्रों बताते चले कि सर्वोच्च सम्राट की उपाधि जो मित्रों प्राप्त है उनको बोला जाता है उस्ताद अमजद अली खां। ऑप्शन नंबर ईपल हमारा क्या है, सही है। 13 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। वायलिन सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है। वहां पर सर्वोच्च सम्राट था 12 नंबर प्रश्न में, 13 नंबर में है वायलिन सम्राट। पंडित पलुस्कर, बी में आपका है जाकिर हुसैन साहब, सी में पंडित बीजी जोग, डी में आपका पंडित रविशंकर। साथियों बताइए वायलिन सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि वायलिन सम्राट की उपाधि मित्रों किसे प्राप्त है। पंडित पलुस्कर साहब, जाकिर हुसैन साहब, बीजी जोग साहब या पंडित रविशंकर साहब। साथियों बताते चलें कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा वायलिन सम्राट जो मित्रों बोला जाता है मित्रों पंडित बीजी जोग को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर क्या है, सही है। नहीं, अगला प्रश्न मित्रों गिर कीजिएगा। तबला या पखावज की पूरी किस पशु के चमड़े की बनती है। तबला या फिर पखावज की पूरी किस पशु के चमड़े से मित्रों बनती है। ए में हमारा ऑप्शन है भेड़, बी में ऊंट है, सी में गाय है, डी में आपका बकरा है। मित्रों फट से बताइए कि तबला या पखावज की पूरी किस पशु के चमड़े की बनी होती है। मित्रों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इतना आपको हिंट मित्रों हम जरूर करेंगे कि तबला या पखावज की जो मित्रों पूरी बनी हुई रहती है उस जानवर को हम लोग जीके में बाल अवस्था में पढ़े थे। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को बोला जाता है, किस पशु को बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि रेगिस्तान का जहाज किसको बोला गया है, ऊंट को। अर्थात तबला या पखावज की पूरी किस पशु के चमड़े से बनती है, तो ऊंट की चमड़े से बनती है मित्रों। ऑप्शन नंबर एक सेकेंड ना सी सिद्धो तो इसमें है। कहने का मतलब मित्रों कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर ऊंट ठीक हमारा ठीक है। मतलब बी आंसर आपको याद रखना है। सी यहाँ पर लिखा हुआ परंतु है रियल में बी। तबला या पखावज की पूरी किस पशु के चमड़े से मित्रों बनी होती है, तो साथियों ऊंट की चमड़े से बनी होती है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है पटाक्षर किस शब्द की वाद से संबंधित है। फट से मित्रों बताइए जो पटाक्षर है, पटाक्षर शब्द किस वाद से संबंधित है। ए में आपका तबला है, बी में पखावज है, सी में सितार है, डी में आपका सरोद है। साथियों बताइए कि पटाक्षर शब्द किस वाद से संबंधित है। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। साथियों आप कमेंट्स में जरूर बताइए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऑनलाइन कोर्स परचेज मित्रों करने के लिए स्टार्टिंग में हम एक थंबनेल में मित्रों एक नंबर दिए हैं, उस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें मित्रों। बेहतरीन तरीका से आपको मित्रों तैयारी करवाया जाएगा। तो प्रश्न हमारा पटाक्षर शब्द किस बात से संबंधित है, तो प से पटाक्षर और प से पखावज याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा। उपंग नामक वाद्य किस श्रेणी में आता है। फट से मित्रों बताइए कि उपंग नामक वाद्य किस श्रेणी में आता है। ए में आपका अवनद है, बी में सुशीर है, सी में तत् है, डी में आपका घन है। साथियों बताइए कि उपंग नामक वाद्य किस श्रेणी में आता है। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है। अतः आप जरूर बताइए कि उपंग नामक वाद्य किस श्रेणी में आता है। मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा कमेंट्स में आना चाहिए। तो बताइए साथियों उपंग नामक वाद्य किस श्रेणी में आता है, तो अवनद है। ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है, सही है। ठीक है। और कुल वाद्यों को कितने प्रकार है, तो चारों प्रकार है। चारों प्रकार मित्रों आपके पास यहाँ पर तो चारों ऑप्शन में डाल भी दिए हैं। चारों जो अवनद है, सुशीर है, तत् है, घन है, चारों जो है वाद्य का प्रकार है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सम्राट अकबर किस वाद्य को बजाने में निपुण थे। फट से मित्रों बताइए सम्राट अकबर किस वाद्य को बजाने में निपुण थे। ए में आपका सितार है, बी में बीना है, सी में नकारा है, डी में आपका बीन है। मित्रों फट से बताइए कि सम्राट अकबर किस वाद्य को बजाने में निपुण थे। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि सम्राट अकबर किस वाद्य को बजाने में निपुण थे। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि अकबर एक ऐसे सम्राट थे जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को करीब करीब लेकर के एक साथ चले।
तो सम्राट अकबर जैसे मित्रों वाद्य यंत्र बजाने में जो निपुण थे, उस वाद्य का नाम था नकारा। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न हमारा है कि पंडित पन्नालाल घोष किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध रहे। पंडित पन्नालाल घोष किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध रहे। ए में आपका बांसुरी है, बी में जल तरंग है, सी में रावण हत्था है, डी में आपका बीना है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित पन्नालाल घोष कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं या फिर किस वाद्य यंत्र के लिए मित्रों प्रसिद्ध रहे हैं। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, अतः कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि पंडित पन्नालाल घोष किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो मित्रों बताते चले कि पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं और बहुत ही बेहतरीन बांसुरी वादक। मतलब इनको टक्कर देना समझिए कि बहुत मुश्किल था, कृष्ण भगवान के सबको टक्कर देने के पक्ष में थे। अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, परण का स्रोत कौन सा ताल वाद्य है। परण का स्रोत का कौन सा ताल वाद्य है। ए में आपका पखावज है, बी में हारमोनियम है, सी में तबला है, डी में आपका गिटार है। मित्रों फट से बताइए कि परण का स्रोत का कौन सा ताल वाद्य है। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, अतः आप जरूर बताइए कि परण का स्रोत कौन से ताल वाद्य में आता है। तो मित्रों परण का स्रोत जो है मित्रों पखावज ताल वाद्य में साथियों आता है। ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है, सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अवान ई मिस्त्री किस वाद्य को बजाती है। अवान ई मिस्त्री किस वाद्य को बजाने में निपुण है या फिर अवान ई मिस्त्री का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है। ए में आपका तबला है, बी में सितार है, सी में बीना है, डी में आपका सरोद है। मित्रों फट से बताइए कि अवान ई मिस्त्री किस वाद्य को बजाती है। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, अतः साथियों आप जरूर बताइए कि अवान ई मिस्त्री किस वाद्य को बजाने में निपुण है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अवान ई मिस्त्री मतलब तबला वादक है। कौन सा वादक है, तबला वादक। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय वृंद वादन कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि राष्ट्रीय वृंद वादन कहाँ स्थित है। ए में आपका दिल्ली है, दिलवालों का, कलकत्ता है, कंगालों का, मुंबई है, पैसा वालों का, चेन्नई है, समुद्री इलाका। नहीं, तो मित्रों आप जरूर बताइए कि राष्ट्रीय वृंद वादन कहाँ स्थित है, दिलवालों का, कंगालों का या फिर पैसों वालों का। मतलब दिल्ली, कलकत्ता या मुंबई, यही तीन में से कोई एक ऑप्शन है। तो बताइए राष्ट्रीय वृंद वादन कहाँ स्थित है। तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय वृंद वादन जो मित्रों स्थित है वो आपको दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, वृंद के कितने गुण होते हैं। फट से मित्रों बताइए वृंद के कितने गुण होते हैं। ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में आपका 8 है। मित्रों फट से बताइए वृंद के कितने गुण होते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि वृंद के कितने गुण होते हैं। चारों का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल है, अतः आपको आंसर देना आवश्यक है कि वृंद के कितने गुण होते हैं। साथियों बताते चले कि वृंद के कुल गुणों की संख्या आपको 6 है। मतलब बी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं, बी वृंद के कितने गुण है, तो 6 गुण है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा मित्रों, चेंडा या मृदलनम कहाँ का वाद्य है। चेंडा या मृदलनम कहाँ का वाद्य है। ए में आपका दक्षिण है, बी में केरल है, सी में गुजरात है, डी में आपका मध्य प्रदेश है। साथियों बताइए चेंडा या मृदलनम कहाँ का वाद्य है। मित्रों चारों का चारों ऑप्शन जैसे बहुत ही करीबी से दिया हुआ है, आपको मित्रों बताना है कि मृदलनम या चेंडा एक प्रकार का वाद्य मित्रों उसका संबंध कहाँ से है। तो मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। नहीं, साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा 24 नंबर प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि गॉग ड्रम का प्रयोग कहाँ हुआ है। गॉग ड्रम का प्रयोग कहाँ हुआ। ए में जर्मनी है, बी में स्पेन है, सी में इंग्लैंड है, डी में आपका पेरिस है।
मित्रों बताइए कि गॉग ड्रम का प्रयोग कहाँ हुआ। मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि गॉग ड्रम का प्रयोग कहाँ हुआ है। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। गॉग ड्रम का जो मित्रों प्रयोग हुआ है सबसे पहले मित्रों इंग्लैंड में हुआ है। कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि बांस ड्रम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। बांस ड्रम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? ए में आपको 1782 है, बी में 1750 है, सी में 1820 है, डी में आपका 1901 है। तो साथियों बताइए कि बांस ड्रम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर आना चाहिए कि बांस ड्रम का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1700 बताइए 82 1782। डेट मीन्स एप्पल आंसर साथियों दबा करके सही है नहीं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अस्थाइयों की संख्या कितनी है। इसके पहले मित्रों आपको कमेंट्स में आंसर बताना है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है आपको कमेंट्स में आंसर देना है। और मेरा प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अस्थाइयों की संख्या कितनी है। ए में आपका 70 है, बी में 82 है, सी में 96 है, डी में आपको 92 है। मित्रों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अस्थाइयों की संख्या कितनी है। मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अस्थाइयों की संख्या कितनी है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 96, मतलब सी हमारा आंसर क्या है साथियों? सही है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है, केयर कीजिएगा और निरंतर मित्रों हमारे साथ जुड़े हुए रहें। और यदि जीवन में मित्रों सफलता पाना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से मित्रों आपको संपूर्ण कोर्स मित्रों म्यूजिक के क्षेत्र में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अतः साथियों आप कोर्स को जरूर परचेज कर लें। प्रश्न हमारा है कि जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथकार के ग्रंथ में प्राप्त हुआ। अब जाति मतलब लोकल जाति, जातिवाद नहीं समझिएगा। जाति मतलब संगीत, ठीक है, संगीत की जाति यहाँ पर मित्रों वर्णन किया जाता है कि जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथकार के ग्रंथ में प्राप्त हुई। ए में आपका मतंग साहब, बी में भरत साहब, सी में नारद साहब, डी में आपका अहोबल साहब। मित्रों फट से बताइए जाति की परिभाषा सर्वप्रथम किस ग्रंथकार के ग्रंथ में प्राप्त हुई है। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों, केयर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर एप्पल, मतंग साहब। कौन है? मतंग साहब नहीं। साथियों अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है नाट्य शास्त्र ग्रंथ में जाति के कितने लक्षण प्राप्त हैं। फट से मित्रों बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ में जाति के कितने लक्षण प्राप्त हैं। ए में आपका 10 है, बी में 12 है, सी में 14 है, डी में आपका 16 है। साथियों बताइए कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ में जाति के कितने लक्षण प्राप्त हैं। और मित्रों आपको कमेंट्स में यह भी बताना है कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है। भरत साहब, मतंग मुनि, अहोबल साहब, इस तरीके से आपको कमेंट्स में आंसर डालना है कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ में जाति के कितने लक्षण प्राप्त हैं। तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा नाट्य शास्त्र ग्रंथ में जाति के कुल 16 लक्षण प्राप्त हैं। तो श्रृंगार भी 16 है। संस्कार कितने हैं बताइए आप कमेंट्स में, संस्कारों की संख्या कितनी है। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न का आंसर डी हमारा सही है नहीं। डी क्या है? सही है साथियों। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। रामायण कालीन संगीत में जाति की संख्या कितनी थी। फट से मित्रों बताइए रामायण कालीन संगीत में जाति की संख्या कितनी थी। ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 7 है, डी में आपका 8 है। मित्रों फट से बताइए कि रामायण कालीन संगीत में जाति की संख्या कितनी थी। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रामायण कालीन संगीत में जाति की कुल संख्या जो मित्रों बताई गई है उसकी संख्या मित्रों आपको 7 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है।
जाति की संख्या कितनी मित्रों बताई गई है, तो 7 बताई गई है। सी हमारा साथी सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पाश्चात्य संगीत में, ठीक है, विवो का अर्थ क्या है। ए में आपका साधारण लय है, बी में द्रुत लय है, सी में विलंबित लय है, डी में आपका अति द्रुत लय है। बताइए मित्रों कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है और इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि मित्रों हम आपके गतिविधि पर, आपके एक्टिविटी पर मित्रों हम ध्यान दे सके और आपका रिजल्ट को मित्रों यहीं से हम वेरीफाई कर सके कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। जब तक मित्रों आप कमेंट्स में आंसर नहीं देते हैं तब तक आपका एक्टिविटी हमें पता नहीं चलता है। तो साथियों कोशिश करना है कि प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर लें और कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिए। गलती से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पाश्चात्य संगीत में विभो का अर्थ क्या है मित्रों, तो 30 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा द्रुत लय। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही नहीं। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, कोमल दैवत की आंदोलन संख्या कितनी है। ए में आपको 38 13/17, बी में 45 24/45, सी में 35 816/18, डी में है आपका 30 517/20। मित्रों आप जरूर बताइए कोमल दैवत की आंदोलन संख्या कितनी है। तो 31 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है साथियों कि 38 13/17 नहीं। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है। फट से मित्रों बताइए, षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है। ए में आपका 6 है, बी में 5 है, सी में 4 है, डी में आपका 7 है। मित्रों फट से बताइए कि षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी बताई गई है। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी 4 नहीं। षडज ग्राम में शुद्ध जातियों की संख्या कितनी है, 4 है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, 10 विधि लक्षणों का उल्लेख किसने किया। ए में आपका भरत साहब है, बी में मतंग साहब, सी में सोमनाथ साहब, डी में आपका नारद साहब। मित्रों फट से बताइए कि 10 विधि लक्षणों का उल्लेख है किसने किया। 33 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए कि 10 विधि लक्षणों का उल्लेख है सर्वप्रथम किसने किया। तो मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 10 विधि लक्षणों का उल्लेख जो मित्रों किए हैं वो आपको भरत साहब मित्रों किए हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि यास्टिक ने गतिविधियों की संख्या कितनी बताई है। फिर से मित्रों बताइए यास्टिक ने गतियों की संख्या कितनी बताई गई है यास्टिक में, ठीक है। ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में आपका 6 है। मित्रों बताइए कि यास्टिक ने गतियों की संख्या कितनी बताई है। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप जरूर बताइए यास्टिक ने गतियों की संख्या कितनी बताई है। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने के मतलब है कि 3 आंसर हमारा क्या है, सही है नहीं, मतलब एप्पल, A4 एप्पल, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ध्रुवा गीत का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ है। ध्रुवा गीत का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ है। ए में आपका संगीत मरकंद है, बी में संगीत परिजात है, सी में नाट्य शास्त्र, डी में आपका रत्नाकर है। मित्रों फट से बताइए ध्रुवा गीत का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ है। तो 35 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाट्य शास्त्र। मित्रों क्या है, सही है नहीं। अब मित्रों आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए। अगला प्रश्न मित्रों, ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या में किया गया है। ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या में किया गया है। ये में मित्रों हमारा जो ऑप्शन है क्लियर कीजिएगा, नाट्य शास्त्र नाट्य है, बी में जाति गायन है, सी में ध्रुपद है, डी में आपको वृंदवादन है। मित्रों फट से बताइए कि ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या में किया गया है। तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि ध्रुवा गीत का प्रयोग जैसे किस विद्या में किया गया है।
तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। नाट्य में मित्रों किया गया है, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त गान को क्या कहा गया है? और से मित्रों बताइए, रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त गान को क्या कहा गया है? ए में आपका स्थायी है, बी में अपेक्षिकी है, सी में अभोग है, डी में आपका अंतरा है। मित्रों फट से बताइए, रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त गान को क्या कहा गया है? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको जरूर बताना चाहिए कि रस परिवर्तन के लिए प्रयुक्त गान को क्या कहा गया है। तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा अपेक्षिकी। अपेक्षिकी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मतलब एक संगीतज्ञ विद्वान का नाम बताना है कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। मित्रों आपको जरूर बताना चाहिए कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए में आपका नारद साहब है, बी में भरत साहब है, सी में मतंग साहब है, डी में आपका सारंगदेव साहब है। साथियों बताइए कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सारंगदेव। सारंगदेव कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा क्या है, सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या में किया गया है? ए में आपका नाट्य है, बी में जाति गायन है, सी में ध्रुपद है, डी में आपका वृंदवादन है। मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आप जरूर बताइए कि ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या में किया गया है। मित्रों यह प्रश्न आपका रिपीटेशन किया हुआ है, अतः आप जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विद्या में किया गया। तो मित्रों नाट्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। नहीं इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा। मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है और मित्रों आप जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है। मित्रों ए में आपको वाद्य के अक्षर समूह है, बी में गायन में सरगम, सी में आपका अलंकार से है, डी में आपका तंतुवाद से है। मित्रों आप जरूर बताइए कि पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है। मित्रों आपको कमेंट्स में आंसर जरूर बताना चाहिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है और मित्रों आप जरूर बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है। तो मित्रों बताते चलें कि ए में आपका वाद्य के अक्षर समूह है, बी में आपका गायन में सरगम है, सी में अलंकार से, डी में आपका तंतुवाद से है। मित्रों बताइए कि पाठ शब्द से क्या अभिप्राय है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा वाद्य के अक्षर समूह से। नहीं एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों यदि आप हमारे चैनल पर साथियों पहली बार विजिट कर रहे हैं नहीं तो मित्रों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और मित्रों यदि आप स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस तो मित्रों दिए हुए नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों तत्काल आपको संपूर्ण पैकेज आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जिससे कि मित्रों आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, अध्ययन करने की जरूरत है। जिस तरीका से मित्रों बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में अधिक से अधिक लड़कन क्वालिफाई हुए, उसी तरीका से मित्रों अब आपका मौका है, आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन करें। तब तक के लिए मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।